हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम वैदिक साहित्य का इस इतिहास के स्रोत के रूप में क्या उपयोगिता है और महत्व है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वैदिक साहित्य का वर्गीकरण जब मैं पढ़ा रही थी, जो पिछला वीडियो था, उसमें मैंने आपको उन सभी संबंधित साहित्य की डिटेल जानकारी दी थी जिससे मिलकर के वैदिक साहित्य बनता है। अब उसके अंदर क्या उल्लेख है और क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती है, वह जानकारी हमारे को इस भाग में देखने को मिलेगी। इतिहास के स्रोत के रूप में महत्व की बात करें तो वैदिक संस्कृति की जानकारी देने वाला यह एकमात्र स्रोत है। वैदिक सभ्यता को हमने कालक्रम की दृष्टि से दो भागों में बांटा। पहला पूर्व वैदिक काल, या जिसे हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। दूसरा है जिसकी जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। दूसरा है उत्तर वैदिक सभ्यता। इसके बारे में सूचना हमारे को शेष तीनों वेदों से, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है, ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है, अरण्यक, उपनिषद साहित्य और वेदांगों से प्राप्त होती है। भारतीय इतिहास में वैदिक संस्कृति भारतीय आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है और इस संस्कृति की जानकारी का यही एकमात्र स्रोत है। इस कालखंड का हमारे को कोई भी पुरातात्विक स्रोत नहीं प्राप्त हुआ है, साक्ष्य भी नहीं मिला है। हड़प्पा की संस्कृति की जानकारी जिस प्रकार से हमारे को पुरातत्व से मिली है, उस तरह की कोई सी भी जानकारी हमारे को वैदिक संस्कृति की पुरातात्विक प्राप्त नहीं हुई। वहीं हम देखते हैं कि सबसे अधिक जानकारी देने वाला और वैदिक संस्कृति का एकमात्र स्रोत वैदिक साहित्य है। अतः इसके महत्व को हम किसी भी प्रकार से नकार नहीं सकते हैं। दूसरा महत्व इसका इस रूप में है कि यह वैदिक संस्कृति के भौगोलिक विस्तार की एक डिटेल्ड जानकारी हमारे को देता है। वेद में हमारे को सप्त सैंधव प्रदेश का वर्णन हमारे को मिलता है और साथ ही हमारे को 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये जो 7 नदियाँ थीं, सिंधु, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम, इन नदियों का उल्लेख हमें मिलता है। यह नदियाँ हालांकि हमारे को अन्य नामों से उसमें मिलती है, मगर वे उनको हमने इन नदियों से मिलान करा है और आज के युग में ये नदियाँ उसी क्षेत्र में बह रही हैं। नाम उस समय उनका दूसरा हमें मिलता है। फिर हम देखते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश जो है ऋग्वैदिक आर्यों की संस्कृति के प्रसार की भूमि थी और इस सप्त सैंधव प्रदेश में हमारे को मैदान घाटी का भी उल्लेख मिलता है और नदियों के किनारे बसे रहने का उल्लेख भी प्राप्त होता है। सरस्वती नदी ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्रतम नदी मानी गई है और यह जो क्षेत्र सिंधु सरस्वती नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, उसी को ही हम ब्रह्म ऋषि या ब्रह्मर्षि क्षेत्र या ब्रह्माव्रत के नाम से जानते हैं। इसी के साथ साथ हमारे को ऋग्वेद में अफ़गानिस्तान के प्रदेश की जो नदियां हैं उसकी जानकारी भी प्राप्त होती है, जैसे गोमल नदी का उल्लेख हमारे को मिलता है जो कि आज भी अफ़गानिस्तान में बह रही है। फिर कुर्रम, कुशा, सुवास्तु, बाका, ये ऐसे नदी क्षेत्र हैं जिनका उल्लेख हमारे को
ऋग्वैदिक सभ्यता में प्राप्त होता है। हिमालय और समुद्र, इसका भी उल्लेख हमारे को मिला है। ऋग्वैदिक सभ्यता में हमें गंगा यमुना का जिक्र तो नहीं मिलता है, पर वे उन नदियों से यानी कि घाटी प्रदेशों से भी वे परिचित थे, इसलिए हम मान सकते हैं कि ये नदियाँ उस समय भी वहाँ बहती रही होगी। मगर अफ़गानिस्तान के प्रदेशों का उल्लेख हमें मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तरावृत्त का जो ये प्रदेश था, वही प्रदेश आर्यों की कर्मभूमि रही होगी। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का अपना एक राजनीतिक उनका जो राजनीतिक विस्तार था वह गंगा यमुना के मैदानों में आ चुका था। और इस तरह से हम देखते हैं कि वे लोग वहाँ जो उत्तर में अफ़गानिस्तान तक फैले हुए थे, वे अफ़गानिस्तान से अब नीचे उतर के गंगा और यमुना के घाटी प्रदेशों में आकर के बस गए थे। और अब इस समस्त क्षेत्र का नाम उन्होंने आर्यव्रत दिया था। इन प्रदेशों में हमारे को कई नाम मिलते हैं, जैसे कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, विदर्भ, मत्स्य, शूरसेन, अवंती, गांधार, मद्र। इस प्रकार से ये प्रमुख जनपद उस युग में रहे थे। सुदूर दक्षिण में अभी आर्य संस्कृति का विस्तार नहीं हुआ था, मगर हम यह देखते हैं कि विंध्य पर्वत तक या विंध्य प्रदेश तक आर्य सभ्यता का विस्तार दक्षिण की ओर में हो चुका था। वहीं मगध और अंग वे अभी भी आर्य सभ्यता के विस्तार क्षेत्र से बाहर थे। कुरु और पांचाल का क्षेत्र जो था, जो कि वर्तमान दिल्ली और मेरठ के आसपास का प्रदेश है, वह आर्य संस्कृति के इस काल में महत्वपूर्ण केंद्र रहे थे। तीसरा महत्व वैदिक साहित्य का है कि वैदिक साहित्य आर्यों के राजनीतिक विस्तार एवं संगठनों के नाम से भी हमें परिचित कराता है। ये संगठन कैसे राजनीतिक संगठन थे, राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थाओं और विचारों आदि की जानकारी हमारे को देता है। ऋग्वेद में आर्य और अनार्य संघर्ष के साथ साथ हमारे को आर्य और आर्यों का ही संघर्ष का उल्लेख भी मिलता है, और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण दशराज्य युद्ध है, जिसमें राजनीतिक विस्तार और प्रभुत्व के लिए किया गया युद्ध है, जिसमें 10 राजा मिल कर के युद्ध कर रहे हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि आर्यों के मुख्य पंचजनों यानी कि 5 जन जो थे, उनका उल्लेख भी हमारे को मिलता है कि आर्य प्रमुख 5 जनों में विभक्त थे। ऋग्वैदिक आर्य, ये 5 जन जो उस समय थे, वे अनु, द्रह्यु, तुर्वश, यदु और पुरु, ये 5 थे। भरत जो थे, वे इस समय का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली जन था, जिसका शासक सुदास था, और यही वह सुदास शासक था जिसका 10 राजाओं के विरुद्ध में जिसने 10 राजाओं के विरुद्ध में युद्ध किया था, और यही दशराज्य युद्ध के नाम से प्रचलन में है। राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई जो हमारे को जानकारी मिलती है, वह कुल या परिवार था, जिसका मुखिया जो था वह कुलीय कहलाता था। कई कुलों से मिलकर के ग्राम बनता था, और ग्रामों का जो अध्यक्ष था वह ग्रामणी कहलाता था। कई ग्रामों से मिलकर के विश बनता था, और विश का अध्यक्ष जो होता था वह विशपति कहलाता था। अनेक विषों का समूह जो होता था वह जन कहलाता था, और जन का जो अधिष्ठाता होता था या अधिपति जो होता था, उसे जनपति या राजा या राजन कहा जाता था। राजा को जन का सेवक माना जाता था, रक्षक माना जाता था। रक्षक के रूप में उसको गोप्ता या जैसे कहा गया है।
प्रारंभ में राजा का विश यानी कि जनता के द्वारा ही चुनाव की जानकारी होती है, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते हम देखते हैं कि राजा का पद वंशानुगत हो गया था। 3 प्रमुख राजा के अधिकारी थे, जिसमें नाम जो हमें मिलता है वह है सेनापति, पुरोहित और ग्रामणी। ये प्रमुख पदाधिकारी हुआ करते थे। और एक और का उल्लेख मिलता है, वह है रत्नन। यह हमारे को ऋग्वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक साहित्य में, विशेषकर ब्राह्मण ग्रंथों में और अथर्ववेद में हमें विशाल राजतंत्रात्मक राज्यों की जानकारी मिलती है। भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार और राजनीतिक स्वामित्व के कारण, स्थायित्व के कारण हम देखते हैं कि अब जन जो है वे राज्य में परिवर्तित होते जा रहे थे और जनपद राज्य बनते गए थे। राजा के अधिकार और प्रभाव में भी भारी वृद्धि हुई थी। राजा की उपाधियों में भी अब राजा, सम्राट, एकराट, विराट, इन उपाधियों से जाना जाने लग गया था। शतपथ ब्राह्मण में और ऐत्रेयी में हम देखते हैं कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत का भी उल्लेख हमारे को मिलता है। राजा वंशानुगत और निरंकुश भी था, इसका उल्लेख भी हमारे को प्राप्त होता है। पर कई जनों के स्थान पर हम देखते हैं कि बड़े विशाल राज्य इस समय बन गए थे, जिसमें कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, विधेय, मगध, अवंती, गंधार आदि जनपदों का उल्लेख हमारे को उत्तर वैदिक साहित्य में मिलता है। अब बड़े साम्राज्य की अवधारणा विकसित हुई थी। राजकार्य में अब सहायक पदाधिकारियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो गई थी। शतपथ ब्राह्मण में हमारे को 11 नए पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। राज्य अभिषेक का अब एक बड़ा राजनीतिक और वैधानिक महत्व और धार्मिक महत्व भी स्थापित हो गया था। इसी तरह से सभा, समिति जैसी संगठनों, जनप्रतिनिधि संस्थाओं का भी उल्लेख हमारे को मिलता है। साथ ही हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में करों की भी एक नियमित व्यवस्था कर दी गई थी, क्योंकि ग्राम व्यवस्था और राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि लोक कल्याणकारी कार्य तभी संभव थे जबकि उनके कर का प्रावधान रखा जाता। चौथे महत्व को देखें तो आर्यों के सामाजिक संगठन की जानकारी हमारे को प्राप्त होती है। वैदिक आर्यों का सामाजिक संगठन किस प्रकार का था, यह ऋग्वेद में हमारे को दशम मंडल में के पुरुष सूक्त से प्राप्त होता है। मतलब उनकी सामाजिक व्यवस्था क्या थी। समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इसमें विभक्त था, और इनके विभाजन का आधार जन्म न होकर के कर्म को रखा गया था, और कर्म और कौशल जो भी गुण थे उसके आधार पर इसका जातियों का, वर्णों का विभाजन किया गया था। हम देखते हैं कि समाज इस समय प्रगतिशील था। स्त्रियों के प्रति संकुचित दृष्टिकोण नहीं था। स्त्रियों को कई प्रकार के अधिकार भी प्राप्त थे। उनको अंतर्जातीय विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, स्वयंवर, अपने वर ढूंढने का अधिकार था, और उस पर माता पिता वर और वधू के वयस्क हो जाने पर अगर वे कोई प्रस्ताव रखते हैं विवाह का, तो माता पिता की स्वीकृति भी उनको प्राप्त होती थी, और इस स्वीकृति के विवाहों का उल्लेख भी हमारे को मिलता है। नारी को शिक्षा का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, और कई ऐसी महिलाओं का उल्लेख भी हमारे को मिलता है जो उस समय विदुषियों के रूप में स्थापित थीं, जिसमें
अपाला, लोप मुद्रा, घोषा, सिकता, निवावरी, विश्ववारा, ऐसी कई महिलाओं का उल्लेख हमारे को मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में विशेष करके ब्राह्मण ग्रंथों में और अथर्ववेद में हमें पता चलता है कि वैदिक समाज में उत्तरोत्तर धीरे धीरे जटिलताएं आती गई थी। अब वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी और यह कर्म पर आधारित न होकर के जन्म पर आधारित हो गई थी। प्रत्येक वर्ण अपने ही नियमों से बंधा हुआ था और उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लग चुके थे। शूद्रों को समाज में एक अलग स्थान दिया गया था। व्यवसाय और शिक्षा का अधिकार क्षत्रियों के पास में और वैश्यों के पास में ही था। ब्राह्मण वर्ग पूजा पाठ का कार्य कर रहा था। कई नवीन जातियों का उदय भी अभी इस समय हमारे को देखने को मिलता है। अब स्त्रियों को विवाह में थोड़ी सी कठोरता हमारे को नज़र आती है। प्रतिलोम विवाह अब निंदनीय माने जाने लग गए थे। नारियों की दशा में पूर्व की अपेक्षा गिरावट भी हमारे को देखने को मिलती है। शिक्षा का अधिकार अभी भी स्त्रियों को था, मगर प्रॉपर्टी राइट्स में उनके कई तरह के प्रतिबंध इस समय तक आ चुके थे। इस युग में भी हमें विदुषी महिलाओं का उल्लेख भी मिला है, जैसे गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी का उल्लेख हमारे को मिलता है। वैदिक साहित्य में हम देखते हैं कि हमारे को इस प्रकार से आर्यों के पूरा पारिवारिक सामाजिक संगठन, जैसे कि वर्णाश्रम व्यवस्था, संयुक्त परिवार व्यवस्था, जाति प्रथा, पुरुषार्थ, 16 संस्कार, विवाह प्रथा, आर्यों का भोजन, वस्त्र, पेय पदार्थ, आभूषण, श्रृंगार, मनोरंजन, सभी चीज़ों का एक विस्तार में सूचना प्राप्त होती है। आर्यों के पारिवारिक मूल्य, नैतिक नियम, सामाजिक दायित्व, इन सभी की जानकारी हमारे को वैदिक साहित्य से ही प्राप्त होती है। क्या ये नैतिक नियम उत्तर वैदिक काल में घटे थे? यज्ञों की जटिलताओं के बढ़ने से, ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित होने से समाज में नैतिक नियम उन्हीं के अनुरूप ही अब कठोर होते गए थे और उनकी इच्छा पर आधारित थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी की उपयोगिता के और जो महत्वपूर्ण कारण हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।